नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। क्या-क्या चीज़ें हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसको हम लोग समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि इतिहास में कब-कब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, कैसे हुई थी। फिर उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद पर आएँगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 124, 125, 126 यानी कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित सभी अनुच्छेद को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, 2 से 3 वीडियो बनेगा इस पर लगभग आधे-आधे घंटे का, जिसमें हम लोग संपूर्ण सुप्रीम कोर्ट को कवर कर लेंगे। यह वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, जहां पर भी सुप्रीम कोर्ट टॉपिक है। लेकिन दोस्तों, मेन टारगेट है इस वीडियो का यूपीएसआई। तो शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। उच्चतम न्यायालय यानी कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, पहले हम लोग इसका बैकग्राउंड देखते हैं। दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था। दोस्तों, जब हम लोग संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू किया था, जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1974 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो यही कह रहा है दोस्तों, 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान था। अगर दोस्तों पूछ ले कि किस एक्ट में पहली बार था, तो 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट में। लेकिन स्थापित कब हुआ था सुप्रीम कोर्ट? 26 मार्च 1974 में यह उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में स्थापित हुआ था। जो दोस्तों 1973 में जिस उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया था, उसे 26 मार्च 1974 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। लॉर्ड एलिजा इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगर पूछ ले कि इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वह थे लॉर्ड एलिजा इम्पे। फिर दोस्तों फिर आते हम लोग 1935। दोस्तों, 1935 से जाने से पहले वर्ष भारत में 3 सुप्रीम कोर्ट थे पहले। एक तो 1973 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 26 मार्च 1974 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट था वर्ष 1800 में मद्रास में स्थापित हुआ था। फिर तीसरा था वर्ष 1823 में बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था। लेकिन दोस्तों, इन तीनों सुप्रीम कोर्ट को वर्ष 1861 के हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत इन सभी को उच्च न्यायालय बना दिया गया था। जो ये तीनों सुप्रीम कोर्ट थे, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। कलकत्ता में वर्ष 1774 में स्थापित हुआ था, मद्रास में 1800 में और 1823 में बॉम्बे में स्थापित हुआ था। इन तीनों सुप्रीम कोर्ट को वर्ष 1861 के हाई कोर्ट अधिनियम द्वारा इन तीनों सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट बना दिया गया था। फिर दोस्तों आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। हम लोग 1935 का भारत शासन अधिनियम जब डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने इस सब बारे में डिस्कस किया था कि इसके तहत एक संघीय न्यायालय वर्ष 1835 के अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय, जिसे फेडरल कोर्ट कहते हैं, की स्थापना का प्रावधान किया गया। यानी कि दोस्तों फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था। यह फेडरल कोर्ट 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में स्थापित हुआ। जो फेडरल कोर्ट है दोस्तों, 1935 के अधिनियम के तहत जिसकी स्थापना का प्रावधान किया गया था, इसे वर्ष 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में स्थापित किया गया था। दोस्तों 1937 से लेकर 1950 तक इस न्यायालय में 4 मुख्य न्यायाधीश बने थे, क्योंकि दोस्तों 26 जनवरी जब
संविधान लागू हुआ तो उस समय जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है वह स्थापित हुआ गया था, यानी कि वह प्रभाव में आ गया था। इसलिए यह कोर्ट जो फेडरल कोर्ट था यह 1937 से लेकर 1950 तक चला था। जो फेडरल कोर्ट था इसका जो समय अवधि था 1937 1950 तक। दोस्तों 1937 से लेकर 1950 तक इसमें 4 मुख्य न्यायाधीश बने थे। फेडरल अगर पूछ ले कि संघीय न्यायालय में कितने मुख्य न्यायाधीश बने थे तो 4, 1937 से लेकर 1950 तक 50 के बीच में। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे मॉरिस गुएयर। अगर पूछ ले कि संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वह थे मॉरिस गुएयर। और दूसरे थे श्रीनिवास वरदाचार्य। जो दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे श्रीनिवास वरदाचार्य। तीसरे थे विलियम पैट्रिक स्पेंस। विलियम पैट्रिक स्पेंस थे तीसरे। और चौथे थे हरिलाल जयकुम दास कानिया, यानी कि एच जे कानिया। दोस्तों यही जो एच जे कानिया थे यही भारत जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है इसके मुख्य न्यायाधीश बने थे। जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट थे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जयकुम दास कानिया। क्योंकि दोस्तों यह कहा गया था कि यह सुप्रीम कोर्ट नहीं था। लेकिन दोस्तों क्या है, यह जो संघीय न्यायालय था यह सुप्रीम कोर्ट नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट वह होता है जिसके निर्णय के विरुद्ध आप कहीं अपील नहीं कर सकते। यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक बार निर्णय दे दिया तो दे दिया, उसके निर्णय के खिलाफ कहीं पर भी अपील नहीं किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों यह जो संघीय न्यायालय था इसके निर्णय के खिलाफ अपील किया जा सकता था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट नहीं था। यह सुप्रीम कोर्ट नहीं था क्योंकि इसके निर्णयों के विरुद्ध जुडिशियल कमेटी ऑफ प्रिवी काउंसिल, इसके निर्णयों के विरुद्ध कहाँ अपील करते हैं, जुडिशियल कमेटी ऑफ प्रिवी काउंसिल लंदन में अपील की जा सकती थी। दोस्तों जिसके निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सके वह सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है। इसके निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती थी, जुडिशियल कमेटी ऑफ प्रिवी काउंसिल लंदन में अपील की जा सकती थी। दोस्तों ये जो संघीय न्यायालय था इसके जो अंतिम जो मुख्य न्यायाधीश थे वह थे हरिलाल जयकुम दास कानिया। यही चल के आगे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। और क्यों बने थे, क्योंकि दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 374 कहता है कि फेडरल कोर्ट के सभी न्यायाधीश संविधान लागू होने के बाद उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 374 कहता है कि जो फेडरल कोर्ट में जो सभी न्यायाधीश हैं अगर संविधान लागू होने के बाद, यानी कि संविधान लागू होने के बाद फेडरल कोर्ट के सभी न्यायाधीश उसमें क्या न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक समझ में आया होगा। ये था सुप्रीम कोर्ट का बैकग्राउंड, यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब हम लोग समझते हैं इसके आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल 124। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 124। दोस्तों अनुच्छेद 124 में कितने जज होंगे, जजों की नियुक्ति कैसे होगी, जजों की योग्यता क्या होगी, जजों को कैसे हटाया जाएगा, इन सभी का प्रावधान किया गया है। तो हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 124। दोस्तों अनुच्छेद 124 कहता है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। दोस्तों जो मूल संविधान का अनुच्छेद 124 है इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में यानी कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। यानी कि एक तो मुख्य न्यायाधीश होंगे और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। यह बात आज भी अनुच्छेद 124 में लिखा हुआ है। लेकिन अनुच्छेद 124 में और क्या लिखी हुई है, अनुच्छेद 124 के तहत ही संसद विधि बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। दोस्तों अनुच्छेद 124 ये बात भी कहता है कि संसद विधि बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। दोस्तों मूल संविधान जब लागू होता है यानी कि सुप्रीम कोर्ट 1950 में एक अध्यक्ष यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे।
जो मूल संविधान में भी लिखा हुआ है। लेकिन संविधान यह भी कहता है अनुच्छेद 124 से कि संसद विधि बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। लेकिन दोस्तों जो विधि बनाएगी, यह संविधान संशोधन इसके लिए जरूरी नहीं है कि संविधान में संशोधन करना पड़े, यह जरूरी नहीं है। संसद वैसे विधि बनाकर न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है। कब कब न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया गया? पहले इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अगर संविधान में कुछ भी छेड़खानी करनी होती है, उसके लिए एक प्रॉपर व्यवस्था की तरह संविधान संशोधन किया जाता है अनुच्छेद 368 के तहत। लेकिन दोस्तों इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। कब कब न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाएगी और कितनी बढ़ाएगी, इसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों 1956 तक एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। फिर 1956 में एक मुख्य न्यायाधीश और 10 अन्य, यानी कि कुल 11 न्यायाधीश हुए। 1960 में कुल 14 न्यायाधीश हुए। 1977 में कुल 18 न्यायाधीश हुए। 1986 में 26, 2009 में 31 और 2019 से अब तक 34 न्यायाधीश, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश हैं। यानी कि पहली बार 1956 में 11, 1960 में 14, 77 में 18, 86 में 26, 2009 में 31 और 2019 में 34। अब हम देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनते हैं, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। यानी कि किसी पद को पाने के लिए तो योग्यताएं तो होती हैं, यानी कि नौकरी पाने के लिए एसआई बनना तो कम से कम क्या योग्यता है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। दोस्तों अनुच्छेद 124 में ही योग्यताओं का उल्लेख किया गया कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। दोस्तों इसमें सिर्फ 2 योग्यताओं का वर्णन किया गया अनुच्छेद 124 में। पहला इसकी योग्यता है कि भारत का नागरिक हो, यानी कि अनुच्छेद 124 में की योग्यता में कहता है कि 2 योग्यताएं होनी चाहिए। पहला कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरा योग्यता, उच्च न्यायालय में 5 वर्षों से न्यायाधीश हो। दोस्तों किसी भी उच्च न्यायालय में वह 5 वर्षों से न्यायाधीश हो। अगर वह न्यायाधीश नहीं है तो क्या होना चाहिए, उच्च न्यायालय में 10 वर्षों से अधिवक्ता हो। इस बात को ध्यान रखिए कि अगर यह नहीं है तो यह होना चाहिए। ये सब तीनों जो है एक ही योग्यता है। यानी कि जैसे कह दे कि ग्रेजुएशन, मान लो कि एसआई बनने की ग्रेजुएशन चाहिए। अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो उसके समकक्ष कुछ होना चाहिए, या कोई अदर डिप्लोमा मांग ले उसकी योग्यता में। यानी कि अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो कुछ और, तो यह एक ही योग्यता हुआ, और वह नहीं है तो वह। इसी प्रकार क्या है, अगर वो उच्च न्यायालय में 5 वर्षों से न्यायाधीश नहीं है तो क्या होना चाहिए, वह उच्च न्यायालय में 10 वर्षों से अधिवक्ता हो। न्यायाधीश 5 वर्ष के लिए जरूरी है और अधिवक्ता 10 वर्ष के लिए। अगर यह भी नहीं है, यानी कि ना वह उच्च न्यायालय में 5 वर्षों से न्यायाधीश है और ना ही उच्च न्यायालय में 10 वर्षों से अधिवक्ता है, तो क्या है, राष्ट्रपति की दृष्टि में विधि में पारंगत हो। यानी कि राष्ट्रपति को लगे कि वह व्यक्ति क्या है, कानून का बहुत अच्छा जानकार है। यानी कि उनको क्या है, वह व्यक्ति कानून का बहुत अच्छा जानकार है, तो भी बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज तक विधि की पारंगतता के आधार पर किसी को भी न्यायाधीश नहीं बनाया गया है। दूसरा चीज क्या, नियुक्ति। अब योग्यता हो गया तो उनकी नियुक्ति कैसे होगी। योग्यता तो हो गया, अब नियुक्ति कैसे होगी। दोस्तों अनुच्छेद 124 में इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 124 के अनुसार दोस्तों इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति नियुक्ति के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जिनके साथ विचार विमर्श करना आवश्यक समझते हों, उनके साथ विचार विमर्श करेंगे। दोस्तों जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन दोस्तों नियुक्ति करने से पहले उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जिनके साथ विचार विमर्श करना आवश्यक समझते हों, राष्ट्रपति उनके मतलब किसी भी न्यायाधीश को नियुक्त करना है सुप्रीम कोर्ट में, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय
कि ऐसे न्यायाधीश से मतलब परामर्श करेंगे या बातचीत करेंगे जिससे वह आवश्यक समझते हैं, उससे का विचार विमर्श करेंगे। राष्ट्रपति इस संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश से अवश्य परामर्श करेंगे। लेकिन दोस्तों मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उससे परामर्श करना आवश्यक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे इसको और समझते हैं। अभी इसमें कई चीजें, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और कॉलेजियम व्यवस्था नियुक्ति के संदर्भ में कब आया, कैसा क्या चीजें हैं, उसको हम लोग समझते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग उसके बारे में भी, नियुक्ति के बारे में और चीजें, प्रक्रियाएं हैं, उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम लोग पॉलिटी को एकदम डिटेल में और बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं। सुविधाओं की कमी है लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।